हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हमारे 2024 का आरएस मेंस का और पेपर फोर्थ की हमें क्लास लेंगे, जिसमें किसकी हिंदी की क्लासेज हमें यहाँ पर ले रहे हैं। इसके आपके हिंदी की क्लासेज हो रही है और इंग्लिश का कंटेंट है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। पिछले 2 से 3 दिन, आप 3 से 4 ही मान के चलिए कि जो ना तो आपको कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा था टेलीग्राम चैनल पर, और आपके 2 दिन की क्लासेज भी वो मिस हुई थी। वो अदर काम की वजह से है, वो नहीं हो पाया था, थोड़ा काम ज्यादा हो गया था। लेकिन आज से आपके लिए ये कंटिन्यू वापस किया जाएगा। और साथ में आज जैसे 28 दिसंबर है और आपका जो एग्जाम है वो 28 जनवरी को हिंदी का एग्जाम रहने वाला है, तो आपका पूरा पूरा 1 महीना रहा है। इस 1 महीने में आपको काफी अच्छे से अपनी प्रैक्टिस है वो करनी है। तो 1 महीने में हमें जितना ज्यादा होगा, मैं आपको कंटेंट है वो और ज्यादा प्रोवाइड करवाऊंगी। जैसे हमारी ये 15 से 20 मिनट की क्लास रहती है, वो तो आपकी रहेगी रहेगी। इसके साथ साथ ही हिंदी का और जो कंटेंट है वो, और साथ में इंग्लिश का कंटेंट है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। आपको हिंदी में कोई भी डाउट हो, इंग्लिश के कंटेंट में भी कोई भी डाउट हो, तो आप सीधा मेरे को इसी क्लास के नीचे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर आप है वो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। अगर मैं आपको बात करूं इंग्लिश के कंटेंट की, तो कई स्टूडेंट का मैसेज आया था कि आप चाहे 10 से 15 मिनट की क्लास ले लो, लेकिन आप इंग्लिश की भी क्लास लो। लेकिन सॉरी इसके लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं बच पाता। आपके हिंदी की क्लास लेनी होती है, उसके लिए आप ये टाइप वगैरह भी करना होता है कंटेंट है, तो इतना टाइम नहीं होने की वजह से मैं आपकी नहीं ले सकती। लेकिन हाँ, मैं आपको कंटेंट है वो पूरा प्रोवाइड करवा दूंगी इंग्लिश का। उसमें कोई आपको डाउट हो तो आप तुरंत है वो जो हिंदी की क्लास होती है उसके नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप है वो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो अब आपका सिर्फ 1 महीना रहा है, तो इसमें जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो उतनी ही कम है। इसलिए जो क्लास में मैं आपको हिंदी का कंटेंट करवाऊंगी वो तो होएगा, इसके अलावा मैं टेलीग्राम चैनल पर भी हिंदी का आपको कंटेंट है प्रोवाइड करवाऊंगी। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आप अभी से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपका हिंदी और इंग्लिश का कंटेंट है वो काफी ज्यादा आपके पास हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है पार्ट ए का, वो है आपके शब्द युग्म का, जिसका हमें अर्थ भेद करना है। तो युग्म शब्दों का अर्थगत अंतर लिखें। सबसे पहला हमें दिया गया है अलक। अलक की बात करें तो इसका अर्थ होता है बाल। अलक का अर्थ होता है बाल। अलिक की बात करें तो अलिक का अर्थ होता है ललाट। अलिक का अर्थ होता है ललाट। उमक की बात करें और एक उभक। उमक होता है वेग, गति, वेग। और उभक होता है रीछ, जो बालू जैसा होता है ना, रीछ वो वाला। कोश, कोश होता है जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये शब्द संग्रह है या फिर किसी चीज का संग्रह करना, तो इसका हो जाता है कोश का शब्द संग्रह। अपनी डिक्शनरी होती है तो वो वाला शब्द संग्रह, शब्द संग्रह। कोश की बात करें तो ये होता है भंडार। ये क्या होता है? भंडार। आज के जो आपके शब्द युग्म है काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से ये याद करनी है और इसी क्लास में याद करनी है। हमारी 15 से 20 मिनट की जो क्लास होती है, इसको हमें यहीं पर याद करना होता है, ताकि हमारा जो कंटेंट है उसमें हमें याद हमारे ज्यादा से ज्यादा हो पाए और एक कम टाइम में। तरंग और एक तुरंग। तरंग की बात करें तो इसका अर्थ होता है लहर। तरंग का अर्थ होता है लहर। और जो तुरंग होता है उसका अर्थ होता है घोड़ा। घोड़ा और चित। घोड़ा और चित। पृथा की बात करें तो पृथा और एक है प्रथा। पृथा होती है कुंती। पृथा होती है कुंती। यहाँ पे ध्यान रखना, कुंती में ई की मात्रा बड़ी है। और अगर प्रथा की बात करें तो इसमें होता है प्रथा यानी रीति रिवाज। तो इसमें आप ध्यान रखना, रै पे छोटी, रै पे बड़ी और तय पे छोटी। रीति रिवाज, या फिर इसी को हमें परंपरा भी बोल देते हैं। क्या? परंपरा। आगे बढ़े, वृंद और वृंत। वृंत की बात करें तो इसका अर्थ होता है समूह। वृंत का अर्थ होता है समूह। और वृंत का अर्थ होता है डंडल। डंडल। आगे बढ़े, अगला हमें दिया हुआ है सकट और सकट। सकट की बात करें इसका अर्थ होता है बैलगाड़ी। सकट के अर्थ होता है बैलगाड़ी। और सकट की बात करें तो इसका अर्थ होता है मचान। इसका अर्थ होता है मचान।
क्षति यानी हानि, कि हमें उस प्रकार की क्षति हुई है तो इसकी हानि। और क्षति का अर्थ होता है पृथ्वी। क्षति का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। अलग, अलग का अर्थ मैंने क्या बताया? बाल। अलिक का अर्थ क्या होता है? ललाट। फिर उसके बाद उमक यानी वेग। उमक यानी वेग। और उबक रींच। कोश का शब्द संग्रह, कोश का भंडार। तरंग लहर, तुरंग घोड़ा, चित। प्रथा कुंती, प्रथा रीति रिवाज यानी परंपरा। वृंद समूह है, वृंत डंडल। सकट बैलगाड़ी, सकट मचान। क्षति हानि और क्षिति पृथ्वी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करें तो मैंने आपको 750 प्लस है सब जो वाक्यांश के लिए एक शब्द करवाए थे। जब सबसे पहले हमने हिंदी की क्लासेस स्टार्ट की थी तो उस टाइम मैंने आपको संधि, उपसर्ग, प्रत्यय इन तीनों के साथ, तीनों को मैंने आपको काफी अच्छे डिटेल से करवाया था। उन के लिए मैंने हर रोज है वो आपके, अगर संधि की क्लास थी तो संधि की, फिर मैंने इसके कुछ है 10 से 15 रोज के मैं आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द करवाती थी, जो कि हमने इकट्ठे करके कर दिए थे 750 के लगभग। वेरी इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने क्लासे नहीं देखी है तो इनकी पीडीएफ जरूर एक बार पढ़ लेना। क्लास देखने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन आप पीडीएफ इनकी जरूर पढ़ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है, जो कठिनाई से दिखाई पड़े। जो कठिनाई से दिखाई पड़े वो होता है दुर्लक्ष्य। वो क्या होता है? दुर्लक्ष्य। अगला हमें दिया हुआ है, जैसा पहले कभी न देखा गया हो, यानी न देखा गया हो, तो ये हो जाएगा अदृश्य पुरो। ये क्या हो जाएगा? अदृश्य पुरो, यानी अदृश्य न देखा गया, पूर्व पहले। पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया, ये होती है पागुर। आज के जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो उसी प्रकार जैसे आपके शब्द युग्म आज के काफी इंपॉर्टेंट थे, तो आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आकाश में असंख्य तारों का जो प्रकाश पुंज होता है उसे बोलते हैं निहारिका। उसे क्या बोलते हैं? निहारिका। एक बार इनका ऊपर वालों का रिवीजन करते हैं। जो कठिनाई से दिखाई पड़े दुर्लक्ष्य है, जैसा पहले कभी न देखा गया अदृश्य प्रो, पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया पागुर, आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज निहारिका। आगे बढ़ते हैं। अगला, नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति। नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति होती है नानंदी पाठ। नानंदी पाठ। अगला है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है तो वो होता है अपथ्य। क्या होता है? अपथ्य। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, मना है, वो होता है अपथ्य। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो वो होती है अवीरा। वो क्या होती है? अवीरा। आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज निहारिका। नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति नानंदी पाठ। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य है। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो अवीरा। ये हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, जो कि हमारा संधि का है। हमें संधि विच्छेद दिया गया है और हमें करनी है संधि। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका। तो सबसे पहला जो हमें दिया गया है वो दिया गया है श्री प्लस ईस। श्री प्लस ईस यानी श्रीस। इसका क्या है? श्रीस। अगला, पर प्लस स्थिति। पर प्लस स्थिति यानी प्रेषिति। ये क्या है? प्रेषिति। आपके जो, अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो इसमें संधि के आपके दो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। तो अगर पहले के हिसाब से देखें तो एक तो आपका आएगा संधि करने का जैसे हम आज कर रहे हैं, और एक आएगा जो हमें संधि विच्छेद का, यानी हमें शब्द दिया होगा जिसका संधि विच्छेद करना है। तो आपको दोनों की प्रैक्टिस है वो अच्छे से करनी है। अगला है वर्षा प्लस ऋतु। वर्षा प्लस ऋतु की बात करें तो ये होता है वर्ष ऋतु। वर्ष ऋतु यानी वर्ष तय आएगा, इसके ऊपर रह। आगे बढ़े, नदी प्लस अर्पण। नदी प्लस अर्पण की बात करें तो ये बनता है आपका नद्यर्पण। ये क्या बनता है? नद्यर्पण। अब ये जो नद्यर्पण कैसे बना? जैसे नदी है तो इसमें आपके द, नद्यर्पण, ये वाला बनता है। मैंने आपको कई बार बताया कि इस प्रकार जब लिखा होता है तो जब द के आगे कोई अगला वर्ण होता है तो जब द को पूरा करने के लिए इसके पैरों में आ जाता है। तो इसमें न,
द आया, यह इसके पैरों में आके और इसको पूरा कर दिया, ये बनता है। और इस ध को है वो इस प्रकार अपन लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है त्रि प्लस अंबक। त्रि प्लस अंबक। त्रि प्लस अंबक का क्या होता है? त्र्यंबक, त्रयंबक, त्र्यंबक, त्रि प्लस अंबक त्र्यंबक। मधु प्लस आल्य का बनता है मधु प्लस आल्य मध्वाल्य, मधवाल्य, मध्वाल्य। ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त का बनता है उपर्युक्त, उपर्युक्त, ऊपरी प्लस युक्त, उपर्युक्त। सट प्लस आनन, सड़ानन, सट प्लस आनन, सड़ानन। अगला में दिया गया है अभी प्लस इप्सा। अभी प्लस इप्सा की बात करें तो ये बनेगा अभिप्सा, अभिप्सा, पे है ये, अभिप्सा। अभी प्लस इप्सा, अभिप्सा। दोबारा लिख देती हूँ, अभिप्सा। सु प्लस अच यानी स्वच्छ, सु प्लस अच, स्वच्छ। अगला मत प्लस एक्य, मतेक्य, मत प्लस एक्य, मतेक्य। अनु प्लस इक्षण, अन्वीक्षण, अनु प्लस इक्षण, अन्वीक्षण। पद प्लस हति, पद प्लस हति, पद्धति, पद प्लस हति, पद्धति। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी द के आगे है आता है, क्या आता है, तो उसका क्या बन जाता है? ध बन जाता है। तो ये क्या बन गया? पद्धति। वही चीज है कि पद्धति ऐसे लिखेंगे, या फिर इस द को पूरा करने के लिए पैरों में आ जाएगा, तो ये पद्धति। नी प्लस सेध, निषेध, नी प्लस सेध, निषेध। तो ये मैंने आपको संधि विच्छेद के जो संधि करनी बताई थी वो मैंने आपको बता दी है। कुछ भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत कमेंट करके है वो पूछ सकते हो, चाहे आपके हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट बी की ओर। पार्ट बी का जो हमने पीछे आपको टेस्ट में क्वेश्चन बताया था वो वाला, इसमें मैंने आपको सिर्फ सीधा कार्यालय पत्र बताया था, जिसके आपको क्वेश्चन दिया गया था कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड यानी RRVPNL, इसके जो अलवर के अधिशांशी अभियंता है यानी एक्सियन है, उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक अलवर को एक पत्र लिखिए जिसमें जन आंदोलनों के समय विद्युत लाइनों की सुरक्षा करने का अनुरोध हो। यानी जैसे जन आंदोलन या जैसे कोई किसान रैली होती है, इस प्रकार के आंदोलन होते हैं, तो उस टाइम विद्युत की जो लाइनें होती हैं या फिर ट्रांसफार्मर हो गए या फिर पावर हाउस हो गए, तो उनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने अनुरोध किया है। तो ये जो कार्यालय पत्र है, सीधा हमें कार्यालय पत्र लिखना है। तो सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं कि जो ये कार्यालय पत्र होता है, सबसे ज्यादा आपके ऑफिस में यही चलता है। जो एक एलडीसी होता है, एक क्लर्क होता है, यूडीसी होता है, इसके या फिर आप एडिशनल एओ मान लीजिए, जो भी होते हैं ये आपके लेटर है सबसे ज्यादा लिखते हैं। कल को आप आरएस बनोगे, आप आरपीएस बनोगे या फिर आप तहसीलदार, उप तहसीलदार जो भी बनोगे, तो सबसे ज्यादा आपको जो पत्र आएंगे आपके पास, ये कार्यालय पत्र आएंगे। तो इसको आप थोड़े से ध्यान में रखना क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपके वहां आएंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले जो ऑफिस होता है उसका नाम होता है, उसका एड्रेस होता है। जैसे इसने बोला है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड अलवर, यानी आरवीपी ने अलवर के एक्सिन ऑफिस का है। तो जैसे मैं एक्सिन ऑफिस में हूँ, तो हमारे क्या होता है कि जैसे हमें कार्यालय पत्र लिखना होता है तो इसका एक लेटर हेड बना होता है अपने ऑफिस का। तो उसमें यहाँ पे हमारा जो आरबीपी ना उसका लोगो लगा होता है, फिर ऊपर है वो लिखा होता है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी एक्सिन लिखा होता है, फिर यहाँ पे उसका एड्रेस लिखा होता है, जैसे अलवर का है तो अलवर में कौन सी जगह उनका एड्रेस हो गया। फिर यहाँ पे जो लेटर हेड होता है उसमें हमारे ऑफिस की जो ईमेल आईडी होती है वो होती है, उसके बाद वेबसाइट होती है, यहाँ पे जो टेलीफोन नंबर होते हैं वे लिखे होते हैं। तो इस प्रकार ये लेटर हेड बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो इसमें है कि इसमें क्या हो गया, कार्यालय देशासी अभियंता और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम है लिमिटेड है अलवर। ठीक है, फिर इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमने कार्यालय का नाम और पता लिख दिया, फिर यहाँ पे हमारा पत्र क्रमांक लिखा जाता है, जस्ट इसके सामने है वो दिनांक लिखी जाती है। फिर यहाँ पे जिसको हमें पत्र लिखना होता है उसको लिखा जाता है। जैसे हमें पत्र लिखना है पुलिस अधीक्षक अलवर जिला को, अलवर को, जिला अलवर। ठीक है, अब हमें ये तो हमें किसको लिखना था, पुलिस अधीक्षक को लिखना था। अब जैसे ये एक्सिन है, अयन को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, द असिस्टेंट इंजीनियर।
जहां पर भी होंगे उनका, जैसे द असिस्टेंट इंजीनियर अलवर को लिख दिया, या फिर द सुपरिटेंडिंग इंजीनियर यानी एससी को लिख दिया, अपने अपर उनको लिख दिया। ठीक है, तो ये चीजें होती है कि हम जहां जिसको भी लिखते हैं तो वहां उनका यहाँ है उनका नाम है लिखते हैं। फिर लिखते हैं हम सब्जेक्ट। 20 अक्टूबर 2023 को आयोजित होने वाली किसान रैली के दौरान विद्युत लाइनों की सुरक्षा हेतु, यानी इन्होंने बता दिया कि ये जो किसान रैली होगी उसमें लाइनों की सुरक्षा करनी है, इसके संबंध में ये पत्र है। रेफरेंस यानी संदर्भ भी हम देंगे, जिला कलेक्टर अलवर के कार्यालय में 10 अक्टूबर 2023 को जो बैठक हुई थी वो इसका रेफरेंस है। अब जब भी ये जो लेटर लिखा जाता है इसमें सब्जेक्ट लिख दिया, और रेफरेंस है जिसमें होता है उसमें लिखा जाता है, जिसमें नहीं होता उसमें नहीं लिखा जाता। अब हम आगे लिखेंगे महोदय। हम आपका ध्यान 10 अक्टूबर 2023 को जो जिला कलेक्टर अलवर के कार्यालय में बैठक हुई थी उसको आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें 20 अक्टूबर 2023 को किसान सभा के अध्यक्ष के आह्वान पर आयोजित होने वाली किसान रैली के में सुरक्षा संबंधित संभावित खतरों पर चर्चा की गई थी। यानी जब 10 अक्टूबर को हमारी जो जिला कलेक्टर अलवर के कार्यालय में बैठक हुई थी उसमें हमने बोला था कि जो 20 अक्टूबर 2023 को जो किसान है वो रैली करेंगे, तो उस रैली के दौरान है हमें कौन कौन सी सुरक्षा संबंधित है वो काम करनी है, उस चीज पर चर्चा हुई थी। उक्त बैठक में अधो हस्ताक्षरकर्ता यानी जो हमारे एक्शन है, जो जिसने लेटर लिख रहे हैं जिसके नीचे साइन होंगे, तो वो इसलिए बोलता है कि उक्त बैठक में अधो हस्ताक्षरकर्ता ने सवाल उठाया था कि किसान रैली के दौरान किसानों का शेष मुखर होगा, यानी वो काफी ज्यादा गुस्से में होंगे तो वे ट्रांसफर जलाने आदि की कार्यवाही पर भी उतर सकते हैं। इस संदर्भ में हमारी ओर से प्रस्ताव है कि अगले 3 से 4 दिन आपके नेतृत्व में स्थानीय पुलिस कर्मियों एवं विद्युत प्रसारण निगम के कार्मिकों की एक संयुक्त बैठक हो, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। बिंदु कौन कौन से होंगे? रैली स्थल के आसपास के ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा, विद्युत निगम के स्थानीय कार्यालय एवं पावर हाउस की सुरक्षा, पुलिस कार्मिक एवं विद्युत निगम के कर्मियों की सहभागिता की प्रक्रिया आदि। आशा है आप समय निकालकर हमें और स्थानीय पुलिस थाने को सूचित करेंगे तथा बैठक का आयोजन यथाशीघ्र करेंगे। बिजली की कमी से अपने किसान आक्रोश की इस विषम परिस्थिति में पुलिस बल का सहयोग देने में आपका विशेष सहयोग रहेगा। इसी की अपेक्षा के साथ भवदीय, यहाँ पे आपका नाम साइन, और यहाँ पे आपके जो कार्यालय होता है शासी अभियंता उसकी सील होती है, तो उसी सील में ये चीज होती है, बस आपके यहाँ पे साइन होते हैं। तो ये आपका होता है कार्यालय पत्र, और ये जो कार्यालय पत्र होता है ये सभी सभी ऑफिसों में, सभी विभाग के चाहे कोई ऑफिस हो, सबसे ज्यादा यही होते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो एक तो अच्छे से आपको लिखना होगा, और आप समझ लोगे तो आपको ज्यादा ये नहीं होगा कि हम किस हिसाब से क्या लिखें। जब भी आप आरएस बनोगे, आरपीएस बनोगे, तहसीलदार बनोगे, तो उसमें सबसे ज्यादा आप ये लेटर है वो पढ़ोगे, और ये लेटर आप बनवाओगे। तो इस लेटर में कोई भी कहीं पर भी आपके डाउट हो तो आप तुरंत पूछ सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन जो आपके कल वाले टेस्ट का रहने वाला है जिसकी आंसर राइटिंग आपको करनी है। तो इसमें क्या दिया गया है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर की ओर से किसी कार्मिक को अतिरिक्त कार्यालय आवंटन का कार्यालय आदेश से तैयार कीजिए। ये एक अतिरिक्त कार्यालय आवंटन क्या हो गया? ये कार्यालय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर होता है। ऑफिस ऑर्डर कई प्रकार की निकलती है, इसमें तो बोल दिया कि अतिरिक्त कार्यालय। अतिरिक्त कार्यालय इसमें क्या होगा कि आप है यहाँ पे लिखोगे ऑफिस ऑर्डर कार्यालय आदेश, फिर नीचे यहाँ पे है उसकी सूचना आपको देनी होती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इसका प्रारूप थोड़ा सा मैं बता दूंगी, थोड़ा सा बता दूंगी किस प्रकार को आपको लिखना है, तो आपको लिखने में थोड़ी सी आंसर राइटिंग करोगे थोड़ा सा इजी रहेगा। यहाँ पे लिखा कार्यालय आदेश पत्र, यहाँ पे आप जो इसका कंटेंट है वो लिखोगे। यहाँ पे आपके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होता है, जिस ऑफिस से, जैसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर की ओर से लिख रहे हो तो जिला कलेक्टर जयपुर के यहाँ पे आपकी मोहर और साइन होंगे। इसमें कंटेंट क्या होता है? जो कार्यालय आदेश पत्र होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिन्होंने बोला है अतिरिक्त कार्यालय आवंटन के। जैसे मान के चलिए कि कोई एक्शन है और एक एससी है, एससी है, इनका ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह, ठीक है, तो इनका जो यहाँ पे इस जो ऑफिस होगा इसमें इनका ट्रांसफर होने के बाद एक खाली जगह होगी, तो इनका जो एडिशनल चार्ज है एक एक्सिन को दिया गया है, तो इसके लिए एक ऑफिस ऑर्डर निकलेगा कि ऐसे ऐसे ये जो एससी है वो यहाँ पोस्टेड थे, इनका ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, तो फिर ये जो एक्सिन है इनको यहाँ पर है वो एडिशनल चार्ज है वो दिया जाता है। ठीक है, अतिरिक्त कार्यालय। इसी प्रकार कोई और मान लीजिए कोई यूडीसी है,
ठीक है, वो एक्सियन ऑफिस में है, ठीक है, उनको अय्यन ऑफिस है, इनमें भी एक सीट खाली है, तो वो है, यहाँ पे भी काम करना होता है, तो इनको ये बोला जाता है कि इनको जो एन ऑफिस के यूडीसी है उनका भी एडिशनल चार्ज दिया जाता है। एक प्रकार का तो हो गया ये ऑफिस ऑर्डर। दूसरा ये हो जाता है कि कहीं पर जैसे अपने ये लिखते हैं ना, चुनाव में ड्यूटी लगती है, तो हम तो यही देखते हैं कि टीचर्स की लिखते, टीचर्स की नहीं लगती, सारे विभाग जितने भी होते हैं कहीं से भी लग सकती है। तो उनमें चुनाव में जैसे ड्यूटी लगती है, तो उसमें भी ऑफिस ऑर्डर तैयार किया जाता है कि इन इन कार्मिकों का इस ऑर्डर के तहत है, वो वहां पर है, इनको अतिरिक्त कार्यालय में अतिरिक्त कार्यभार है वो सौंपा जाएगा जब तक ये चुनाव होंगे। तो इस प्रकार जो आपका एडिशनल चार्ज का होता है, अतिरिक्त कार्यभार का होता है, ये पत्र है वो कार्यालय आदेश पत्र तैयार होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर अच्छे लगे तो ही लाइक करना, लेकिन अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर जरूर करना। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।